हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है फ्यूजन क्लासेस में। और जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि आखिरकार कॉज ऑफ वॉर क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे होता है, क्या उसके रीजन्स होते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने ये पढ़ा था कि भाई देहरादून की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसके जो बहुत सारे रीजन थे, फिलोसफी वॉर थे और लॉट्स ऑफ रीजन्स वॉर थे। हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या रीजन्स थे और फर्स्ट वर्ल्ड होने के बाद आखिरकार क्या क्या चेंजेस हुई, मतलब क्या सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए फर्स्ट वर्ल्ड होने के बाद यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है ना, उसके अंदर दो टीम बनती है, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। तो फ्रांस हो गया या फिर अपना इंग्लैंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब रहते हैं एलाइड पावर में। अमेरिका इवन एलाइड पावर में रहता है, रशिया भी एलाइड पावर में रहता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पे एक होता है एक्सिस पावर। अब एक्सिस पावर में आपको देख लो, जर्मनी होता है, यहाँ पे इटली होता है, ये सब एक्सिस पावर में होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, तो जैसे हमको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कारण था वो था द डेथ ऑफ बहरादीन। बहरादीन की जैसे मृत्यु होती है, यहाँ पे सर्बिया अटैक ओवर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर किस पे अटैक कर देता है, सर्बिया के ऊपर। तो सर्बिया के ऊपर अटैक होने के बाद टीम्स बनती हैं और टीम्स क्या खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, मतलब एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट होता है। मैं हमेशा एक ही बात मानता हूं कि जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं ना, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बोलना चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं। नंबर 1 कारण ये कि ये वॉर पूरे वर्ल्ड में तो नहीं फैला था, ठीक है, तो इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों बोला जाए, इसको हम यूरोपियन वॉर बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज यूरोप अपने में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहा था। दूसरा, इंडिया कहाँ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, नहीं था। यहाँ पे चाइना कहाँ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, नहीं था। जब ये सब कंट्रीज थे ना, एशिया का प्रेजेंस था, ना साउथ अमेरिका का प्रेजेंस था, ना अदर कंट्रीज का प्रेजेंस था, ना ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे प्रेजेंस था, तो कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया? इट इज नॉट वर्ल्ड वॉर, इट इज ओनली यूरोपियन वॉर, जहाँ पे यूरोपियंस अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे। ये नंबर 1 बात समझना है। नंबर 2, यहाँ पे ये समझना है इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने समझ लिया क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पे एलाइड पावर थे, एक्सिस पावर थे, लड़ाई होता है, और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एग्रीमेंट्स ये सब साइन होना स्टार्ट होता है। ये आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी वॉर होगा ना, तो मैन और मटेरियल का नुकसान तो होगा ही होगा। एक फैक्ट वाली बात ये, अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, तो दोनों तरफ के सोल्जर मरेंगे, इंडिया के भी मरेंगे और पाकिस्तान के भी मरेंगे। अब दोनों तरफ से बोम्बार्डिंग होगा, दोनों तरफ से गन फायरिंग होगी, तो मटेरियल का नुकसान तो होगा ही, बिल्डिंगों का नुकसान होगा, रोड्स का नुकसान होगा, ये सारी चीजें होना लाजमी है। तो यहाँ पे सेम होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली 6 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से नॉर्मली 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, दे वर डाइड। 70 लाख लोग यहाँ पे परमानेंट हैंडीकैप्ड हो गए थे, मैनी पीपल लॉस्ट देयर आई साइट। तो ये हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। दूसरा, यहाँ पे सोशल चेंजेस क्या आता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले नॉर्मली क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया हैविंग व्हाट, इंडिया हैविंग अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यूरोप भी क्या था, पैट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोप के अंदर किसकी थी, मर्दों की थी। वो घर से बाहर निकल के काम करते थे, सारे हार्ड वर्किंग का मर्द करते थे। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे कि यूरोप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद यहाँ पे जो रेशियो था मैन का, वो कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया, कंप्लीटली गिर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे महिलाओं को, यहाँ पे वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना पड़ा मार्केट के अंदर, ठीक है। और वुमेन्स को फाइनली क्या करना पड़ा, स्टेप आउट फ्रॉम दी हाउस। वो घर से बाहर आई, उन्होंने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट किया, हर प्रोफेशन के अंदर अलग अलग चीजें हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी यूरोप के अंदर जो वुमेन्स है, दे आर वर्किंग विथ मैन शोल्डर टू शोल्डर, ये बातें आज भी हो रही हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो वुमेन्स थी, उनका एक्चुअली रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि भाई वुमेन्स जब आई, तो देखिए एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में खासकर उसका यूज आजकल होता है फेमिनिज्म। आप बात समझ के देखो, अब फेमिनिज्म का यूज बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि गलत तरीके से यूज करते हैं फेमिनिज्म को। एक्चुअली जब यूरोप में महिलाएं आना स्टार्ट होती हैं घर से बाहर, एंड दे स्टार्टेड टू अंडरटेक द वर्क, यहाँ पे दे स्टार्टेड फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये समझने लायक है ना, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो मेंस होते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, वो फेमिनिस्ट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो फेमिनिज्म मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके पीछे यही कारण होता है कि महिलाएं काम करेंगी तो महिलाएं मर्दों के मुकाबले कम पैसा लेंगी, और बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि मोर वर्क इन लेस मनी। तो क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट महिलाओं को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे सोशल चेंज में क्या होता है कि यहाँ पे जब रेशियो होती है मेंस का, जब रेशियो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ पे वुमेन्स दे स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन मार्केट इन डिफरेंट प्रोफेशंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने को समझना है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन होता है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या होता है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे है, एक तरफ थे
डिफीटिंग नेशंस और एक तरफ थे विनिंग नेशंस। अब विनिंग नेशन वाले अपनी दादागिरी तो करेंगे ही करेंगे, एक सिंपल सी बात है, और यहाँ पे जो डिफीटिंग नेशन थे वो बेचारे चुपचाप हाथ बांधे खड़े थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में ये होता है कि ट्रीटी साइन होती है और ट्रीटी में अलग अलग यहाँ पे क्या रखे जाते हैं, अलग अलग कंडीशंस रखे जाते हैं कि कैसे क्या होना है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन होता है। दूसरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इस बात को आप समझ के देख लो, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली बार ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या क्या डिसाइड होता है कि भाई साहब यहाँ पे जैसे कि जो जर्मनी था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया था वर्ल्ड वॉर के लिए, यहाँ पे ये बताया गया था। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में फ्रांस ने अपना बदला लिया था जर्मनी से ऑफ सीडेन वॉर। 1871 में जब सीडेन वॉर यहाँ पे होता है तो जर्मनी डिफीटेड द फ्रांस। फ्रांस को कौन डिफीट करता है? जर्मनी। अब जो जर्मनी फ्रांस को डिफीट करता है तो उस समय वो क्या कर रहे थे? जश्न मना रहे थे इसी वर्सेल्स में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में। उसका ह्यूमिलिएशन का बदला फ्रांस लेता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या क्या डिसाइड होता है? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में ये डिसाइड होता है कि जर्मनी हथियार नहीं रखेगा, जर्मनी अपने मिलिट्री को कम करेगा, जर्मनी नॉर्मली जाएगा डिसआर्मामेशन की तरफ जाएगा, एंड जर्मनी अपना जो पॉलिटिकल वीकेंड से जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यूरोप के अंदर वो कम करेगा, सोल्जर्स को कम करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमको ये देखना है कि आखिरकार लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या क्या हुआ था। तो आप इस बात को समझ के देखो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो जो चीज़ें हुई रहती है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है? सबसे पहली बात कि रशिया को यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में यहाँ पे लीग ऑफ नेशन में जगह नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में डिसाइड होता है कि लीग ऑफ नेशन यहाँ पे होगा। अब लीग ऑफ नेशन का क्या मतलब होता है? लीग ऑफ नेशन का ये मतलब होता है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो कंट्रीज के बीच में जब डिस्प्यूट होगा ना तो उसको पीस, मतलब कि पीस इस्टेब्लिश करेगा, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। जैसे आज की डेट में हमारे पास यूनाइटेड नेशन है जो दो कंट्री के बीच में शांति प्रस्ताव करता है या दो कंट्री के बीच में इंटरफेरेंस करता है, अगर उनका कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, पीस इस्टेब्लिश करता है। वैसे ही लीग ऑफ नेशन बना था 1919 में। तो 1919 में मेन यहाँ पे रीजन ये था लीग ऑफ नेशन बनने का कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का वॉर, किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन टू नेशन, तो लीग ऑफ नेशन क्या करेगा? पीस इस्टेब्लिश करेगा। नंबर 1 बात ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन होने के पहले, जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हो रहा होता है उसके अंदर रशिया को जगह नहीं दी जाती है। नंबर 1 बात ये, रशिया हैव नो प्लेस, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका, मतलब कि जो वुड्रो विल्सन थे ना जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की बात की थी, अमेरिका इटसेल्फ वाज नॉट अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अमेरिका बोलता है लीग ऑफ नेशन साइन करो, लीग ऑफ नेशन हम बनाते हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशन का अमेरिका ही पार्टिसिपेट नहीं होता, अमेरिका ही पार्ट नहीं बनता है। और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी को पूरी तरीके से यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और यहीं पे से लीग ऑफ नेशन और ये सारे जितने भी प्रोविजंस होते हैं दे कंट्रीब्यूट हैज अ सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो लीग ऑफ नेशन बनने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता जरूर है, बिकॉज लीग ऑफ नेशन क्या यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाता है। और जैसा हमको पता है कि 1938 में हिटलर अटैक्ड ओवर वी कैन से पोलैंड एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो ये हमारे पास था कि कैसे इफेक्ट हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद चेंजेस आए, कैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए, कैसे सोसाइटी चेंज हुई, और कैसे यूरोप के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने वुमेन्स को अलाउ किया टू स्टेप ahead and contribute in a different field with we can say man। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुए, सोशल चेंजेस क्या क्या हुए, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मटेरियल हुआ, ये सब हमने देखा सेकंड पार्ट में। अब मैं थर्ड पार्ट जब आपको बनाऊंगा ना उसके अंदर आपको बताऊंगा कि लीग ऑफ नेशन का क्या काम था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फॉर दी मोस्ट एक्चुअली अपडेट लेक्चर के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी विल अपलोड आवर वीडियो यू विल बी गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।